Hey guys, welcome to our YouTube channel स्टडी विद गिरी सिस्टर्स। तो आज हम सेकेंड चैप्टर फोर्स एंड मोशन का मैं आपके लिए MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेके आई हूँ। और ये कुछ बुक से भी है, मीन्स कुछ बुक के भी हैं और कुछ मैंने अपने से तैयार किया है। तो देखिए, यहाँ से मैं फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने चूँकि यहाँ पे आंसर नहीं दिया है ताकि एक्सप्लेन करके आप लोगों को अच्छे से बता पाऊँ कि हाँ एक एक क्वेश्चन का आंसर क्या होता है। ठीक है, तो हाँ, जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देती हूँ, आप लोगों को समझ में आएगा। जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स इन एसआई सिस्टम, यानी परम इकाई फोर्स की, यानी बल की परम इकाई क्या होती है। ठीक है, तो बल की परम इकाई क्या होती है। परम इकाइयाँ देखिए, एब्सोल्यूट यूनिट इन सीजीएस में क्या होता है, बल की इकाई डाइन होती है। और यहाँ पर मैंने जैसे लिखा है। और दूसरा होता है एमकेएस और एसआई में क्या होता है, एमकेएस और एसआई में हमारा होता है न्यूटन। तो 1 न्यूटन मीन्स कितना हुआ, यहाँ मान दिया गया है 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये देखिए 1 ग्राम दिया गया है और 1 kg 1 इंटू 1 मीटर पर सेकेंड दिया गया है। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा। चूँकि परम इकाइयाँ एसआई सिस्टम में कहा गया है, तो एसआई सिस्टम में परम इकाइयाँ होती है हमारी न्यूटन, और न्यूटन का वैल्यू होता है 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो आंसर राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा हमारा देखिए ये। ठीक है, ए होगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन है 2 कि यहाँ 2 नंबर जो क्वेश्चन है वो है 1 kg वेट मीन्स 1 kg वेट मीन्स हुआ, यहाँ थोड़ा बड़ा कर देती हूँ, आप लोगों को समझ में आएगा। 1 kg वेट मीन्स हुआ, फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे हमारा है 1 kg वेट मीन्स 9.81 न्यूटन, 981 डाइन। सी नंबर है 980 न्यूटन या 9.81 डाइन। तो 1 kg वेट मीन्स हुआ 1 kg वेट मीन्स हुआ 1 kg इंटू ग्राम। हम लोग क्या जानते हैं कि 1 kg वेट मीन्स हुआ 1 kg वेट मीन्स हुआ, यहाँ पर जैसे मैं आप लोग 1 kg वेट हुआ, तो ये हम लोग लिख सकते हैं इंटू ग्राम। तो ग्राम का वैल्यू कितना होता है, ग्राम नहीं है यहाँ पर, जो जी है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि हमारा जो जी का जो वैल्यू होता है वो है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यही होता है। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, जब इसको हम लोग केजी वेट में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 9.81 न्यूटन। ठीक है, 9.81, ये क्या हो जाएगा 9.81, ये हो गया हमारा सेकंड का ए नंबर आंसर 9.81 न्यूटन। ठीक है, उसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है व्हाट्स द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इफ यू इज 0। तो चूंकि हमारा फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ गलती हो गया है, ut प्लस हाफ FT² या ut प्लस हाफ AT² होता है। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा रॉन्ग हुआ है, तो आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा। हाफ ut प्लस हाफ AT² होता है। तो जब u को वैल्यू हम लोग 0 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर u का वैल्यू, इस इक्वेशन में u का वैल्यू आप 0 करेंगे तो होगा s इज इक्वल टू UF है और प्लस हाफ AT² है। यहाँ पर u का वैल्यू यदि हम 0 कर देंगे तो ये पूरा सिस्टम, ये पूरा होल 0 हो जाएगा, ये जो 0 हो गया। और उसके बाद AT² को हम लोग इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा नेक्स्ट जो आंसर है वो क्या होगा 2s/t², यानी कि ये भी राइट आंसर हो गया हमारा। ये थर्ड क्वेश्चन हो गया, ये ए नंबर आंसर हुआ। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं, थोड़ा सा और इसको मैं बड़ा कर देती हूँ। ऑडियोमीटर इज़ यूज टू मेजर, ऑडियोमीटर का नाम तो सुना ही होगा आपने, बुक में ही है। ऑडियोमीटर का किस लिए यूज़ किया जाता है, ऑडियोमीटर का यूज़ किया जाता है डिस्टेंस ट्रैवल बाय द व्हीकल, या एवरेज स्पीड मापने के लिए, या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या फिर यूनिफॉर्म
स्पीड मापने के लिए। ऑडियोमीटर किसके लिए यूज़ किया जाता है? ऑडियोमीटर यूज टू, इसके लिए डिस्टेंस ट्रैवल बाय द व्हीकल का डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस कितना वो डिस्टेंस कवर किया वो व्हीकल, वही मापने के लिए ऑडियोमीटर का यूज़ किया जाता है। यानी कि हमारा जो इसका आंसर होगा वो होगा ए नंबर। ठीक है, लोग आते क्वेश्चन नंबर 5 में। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कहता है कि एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम इज व्हाट? एसआई यूनिट में यानी संवेग की इकाई एसआई यूनिट में क्या हो सकता है? तो संवेग की इकाई होगी केजी मीटर पर सेकेंड, या मीटर पर सेकेंड, या ग्राम पर सेकेंड, या फिर केजीएम। क्या हो सकता है बताइए? मोमेंटम तुम लोग सभी जानते हैं, तो मोमेंटम का एसआई यूनिट होगा हमारा, मोमेंटम का एसआई यूनिट क्या होगा? केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, देख लीजिए, बहुत इजी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लाइंग ऑफ एयरक्राफ्ट इज बेस्ड ऑन एयरक्राफ्ट का जो फ्लाइंग होना होता है, उड़ना, वो किस पर डिपेंड करता है? किस प्रिंसिपल पर डिपेंड करता है? क्योंकि हम सभी क्या जानते हैं, प्रिंसिपल ऑफ बर्नौलीज, प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज, या फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, या फिर पास्कल्स लॉ, किस लॉ पे डिपेंड करता है? हम लोग क्या जानते हैं कि जब एयरक्राफ्ट उड़ता है तो उसके पंखे जो होते हैं, जो पंखों का एक बल लगता है, एक फोर्स लगा रहता है, वो एयर को काटते हुए जो फोर्स जो ऊपर की तरफ बढ़ता है एयर को, तो जो पंखों के ऊपर जो फोर्स लगा रहता है और वो नीचे जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है अर्थ का, तो ये जो दोनों फोर्स होता है वो किस लॉज में होता है? आई थिंक आप लोग को अच्छे से आता है, याद आया? ये होता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ बर्नौलीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यानी कि राइट आंसर क्या हुआ? ए हुआ। न्यूटन्स मेन लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? हम लोग सभी क्या जानते हैं कि न्यूटन्स मेन लॉ ऑफ मोशन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होता है, या सेकंड लॉ ऑफ मोशन होता है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता है, या फिर इसमें से कौन सा होता है? सही बताइए। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में जो कहता है हमें, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमें कहता है क्या कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमें कहता है क्या कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगी, और यदि कोई सरल रेखा में समरूप वेग से गमन करती है तो सदैव गति अवस्था में ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य न करे। ठीक है, तो इसमें दो बातों की परिभाषा निकलती है, एक तो इनर्शिया की, एक तो फोर्स की। सेकेंड लॉ हमें कहता है क्या, इसमें से मोमेंटम की परिभाषा निकलती है, और थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जो न्यूटन्स मेन लॉ ऑफ मोशन होता है वो रियली में सेकेंड लॉ ऑफ मोशन होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें से हमें तीनों लॉज मिल जाते हैं। पढ़ के देखिएगा, आपको बहुत ईजी लगेगा, थोड़ा समझने की बस क्वेश्चन को थोड़ा सा टर्न करके दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय, किससे इनर्शिया ऑफ किसी ऑब्जेक्ट का इनर्शिया यानी जड़त्व किससे मापा जाता है? द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, वो जो वस्तु पे जो बल लगाया जा रहा है वो, या फिर बाय द क्वांटिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, वस्तु की क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, या फिर द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द ऑब्जेक्ट, जो त्वरण जो वस्तु के ऊपर उत्पन्न हुआ वो, या फिर तीनों। तो जो इनर्शिया किसी वस्तु का मापा जाता है, राइट आंसर इज द बाय द क्वांटिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। किसी भी वस्तु का इनर्शिया मापा जाता है बाय द क्वांटिटी ऑफ द, यानी वस्तु की मात्रा पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन एग्जाम्पल ऑफ हार्मोनिक मोशन। एन एग्जाम्पल ऑफ हार्मोनिक मोशन, हम लोग क्या जानते हैं? हार्मोनिक मोशन मीन्स क्या होता है कि जब कोई जो मोशन होता है, हार्मोनिक मोशन हमें क्या कहता है, ये कि जैसे हार्मोनिक मोशन है, ये पेंडुलम है। ठीक है, देखा होगा घड़ी में पेंडुलम लगा हुआ रहता है, तो वो ऐसे ऐसे इधर एक इधर और इधर ऐसे ऐसे टर्न करता है, ऐसे ऐसे, इसी को हार्मोनिक मोशन कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज यही है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो हमारा जो एग्जाम्पल दिया गया है, देखिए ऐसे और ऐसे, तो जो सिंपल जो एग्जाम्पल दिया गया है वो है, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया टेकिंग अ वॉक अराउंड द पार्क, वॉक या मिनट घड़ी जो होता है वो, या फिर जो अनइवन फैन का स्पीड होता है वो, या फिर इनमें से कोई भी नहीं।
तो वॉक पार्क के चारों तरफ टर्न गोल गोल चक्कर लगाना, या फिर एक जो मिनट जो घड़ी है वो, या फिर फैन का स्पीड, ये तीनों क्या है? ये तीनों ऑसिलेटरी मोशन है। ठीक है, ये जो तीनों जो अपने अपने गोल गोल यानी सर्कुलर मोशन में ये सब काम कर रहे हैं। ऑसिलेटरी मोशन नहीं कर सकते, इसको सर्कुलर मोशन कर सकते हैं। तो सर्कुलर मोशन में ये तीनों काम कर रहे हैं। तो चूंकि हमारा हार्मोनिक मोशन हमें क्या कहता है? हार्मोनिक मोशन हमें बताता है कि ये जो चक्कर जो होता है आगे जाना फिर पीछे आना, आगे जाना फिर पीछे आना, तो इसको हार्मोनिक मोशन कहते हैं। यानी कि द राइट आंसर इज नन ऑफ दिस। तो नेक्स्ट है हमारा क्या कि एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑफ 500 kg एंड वेलोसिटी ऑफ 9 मीटर पर सेकेंड, देन मोमेंटम ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज कितना होगा? एक ऑब्जेक्ट है जो 500 kg वेट से है, मूव कर रही है, और जिसका वेलोसिटी है 9 मीटर पर सेकेंड, तो उसका मोमेंटम उस बॉडी का क्या हो सकता है? तो चूंकि हम लोग क्या जानते हैं कि मोमेंटम यानी कि रो इज इक्वल टू एम इंटू वी। हम लोग जानते हैं क्या कि रो को किस में मोमेंटम यहाँ पर डिनोट किया गया, सॉरी, मोमेंटम को जैसे हम लोग पी से यहाँ पर डिनोट करते हैं, तो एम इंटू वी, यानी कि हो गया हमारा मात्रा कितना है हमारा इसका, सॉरी, ये हमारा ये है P, यानी कि 500 kg इंटू 9, यानी कि हो गया हमारा 4500, और मोमेंटम की इकाई क्या होती है? kg मीटर पर सेकेंड। तो द राइट आंसर इज बी। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इफ 1000 न्यूटन फोर्स is applied on a horizontal on a 20 kg of a body, then acceleration कितना हो सकता है? तो कोई 1000 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है एक हॉरिजेंटल प्लेन जिस पर 20 kg वेट है जिसका, तो वहाँ पर एक्सेलरेशन कितना होगा? क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एम इंटू ए, सॉरी, फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ए होता है। तो ए इज इक्वल टू क्या होगा? ए इज इक्वल टू होगा हमारा एफ बाई एम। ठीक है, एफ बाई एम होगा, तो वेयर एफ कितना है हमारा? एफ है हमारा यहाँ पर 1000 न्यूटन और एम है 20, ये कट गया तो कितना हुआ? 500। तो क्या होगा? द राइट आंसर इज होगा 500 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यानी ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल ऑफ लीनियर मोशन। लीनियर मोशन किसको कहते हैं? लीनियर मोशन के बारे में हम सभी क्या जानते हैं कि लीनियर मोशन हुआ जब कोई वस्तु है सीधी या वक्र रेखा पर चलती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? लीनियर मोशन कहा जाता है। जब इसमें से कोई भी वस्तु है वो सीधी रेखा में गमन कर रही है, यानी तो उसको हम लोग लीनियर मोशन कहा जाता है। तो लीनियर मोशन है, लीनियर मोशन का क्या होगा राइट आंसर? एक कोई वस्तु है लीनियर मोशन में सीधे की तरह, मतलब सीधे सीधे चलना, तो द राइट आंसर होगा फ्री फॉल ऑफ ऑब्जेक्ट, ना कि कैट वॉकिंग, फिश स्विमिंग या बॉल विंग्स थ्रोन। तो ये सब कितना, ये सब ऐसे ऐसे धीरे धीरे टेढ़े टेढ़े जाएंगे, कैट का भी कोई भरोसा नहीं, फिश भी ऐसे ऐसे जाती है, और बॉल भी हो सकता है कि सीधे रेखा में जाए या फिर थोड़ा सा टर्न कर जाए। ठीक है, तो ये अपने सारी रेखा, ये सारे अपने जो डिस्टेंस है, सॉरी, अपने जो सीधे रेखा में नहीं जा रही है, तो ये सब लीनियर मोशन के एग्जाम्पल नहीं हो सकते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? फ्री फॉल ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? हम लोग क्या जानते हैं? ट्रांसलेटरी मोशन मीन्स होता है कि जब कोई पिंड किसी इस प्रकार गति करता है तो उसका प्रत्येक कण किसी दिए हुए समयांतर में समय दूरी से निश्चित दिशा में विस्थापित हो, तो उस गति को स्थानांतरित गति कहते हैं।
यानी कि क्या होगा, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के मध्य की रेलगाड़ी की गति, तो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन कह सकते हैं। ठीक है, तो ट्रांसलेटरी मोशन में क्या होगा, देखिए एग्जांपल है कार और बस मूविंग, फॉलिंग ऑफ स्टोन, अ बाउंसिंग बॉल, या फिर अ स्विंग इन अ मोशन। तो आंसर क्या हो सकता है, तो ट्रांसलेटरी मोशन का हमारे पास जो एग्जांपल है कार और बस मूविंग, सेकंड बी नंबर है फॉलिंग ऑफ स्टोन, सी नंबर है बाउंसिंग बॉल, और डी नंबर है स्विंग इन मोशन। ठीक है, तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा, ट्रांसलेटरी मोशन में जिस तरह से होता है क्या कि कोई भी स्थान, यानी कि यहाँ से ही स्थानांतरण होना, यानी कि मूव करना, तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, ए नंबर, कार और बस मूविंग। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा कार और बस मूविंग। ठीक है, ए नंबर। नेक्स्ट है हमारा क्या कि रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन। हम लोग सभी क्या जानते हैं, रिलेशन यदि निकालेंगे तो हम लोग क्या निकालते हैं कि न्यूटन और डाइन में क्या संबंध है। 1 न्यूटन इक्वल्स टू होता है 1 kg इंटू 1 मीटर/सेकेंड स्क्वायर, हम लोग जानते हैं। तो 1 kg मीन्स क्या होता है, यहाँ पर जैसे मैं आप लोग को बताऊं तो 1 kg मीन्स हुआ 1000 ग्राम। ठीक है, और इंटू हुआ 100 सेंटीमीटर। अब इसको हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं तो कितना हो गया, ये 10⁵ हो गया। अब ये किस में आ गया, ग्राम आया पर ग्राम सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, और उसके बाद आया पर सेकेंड। ठीक है, तो ये कितना हुआ, ये हुआ 10⁵ डाइन। ठीक है, आंसर इज दैट, आंसर क्या होगा 10⁵ डाइन। तो रिलेशन बिटवीन न्यूटन और डाइन में क्या संबंध होता है कि 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁵ ग्राम इंटू सेंटीमीटर इंटू बाई पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि हुआ 10⁵ डाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एसआई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट क्या होता है, तो हम लोग क्या जानते हैं, डिस्प्लेसमेंट मीन्स क्या होता है, विस्थापन। विस्थापन का एसआई यूनिट होगा मीटर। एसआई यूनिट डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा, मीटर होगा। तो आंसर क्या होगा हमारा बी नंबर, यानी कि हम लोग इसको लिखेंगे बी नंबर हमारा राइट आंसर। ठीक है, उसी तरह से हमारा क्या होगा, एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी यानी वेग का एसआई यूनिट क्या होता है, तो मीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर सेकेंड, या फिर मीटर, क्या होता है सभी जानते हैं हम लोग। तो क्या होता है, यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा मीटर पर सेकेंड, यानी कि आंसर इज ए, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद है मोशन ऑफ रॉकेट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, या प्रिंसिपल ऑफ बर्नौलीज, या प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज, या नॉन ऑफ दिस। क्या होगा, मोशन ऑफ रॉकेट होता है हमारा, हम लोग क्या जानते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी कि न्यूटन्स के लॉ के अनुसार होगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अनुसार होगा प्रिंसिपल कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी कि आंसर इज ए, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। उसके बाद है स्प्रिंग बैलेंस इज यूज टू मेजर। स्प्रिंग बैलेंस से क्या मापा जाता है, मास, वेट, या मास या वेट, या फिर नन ऑफ दिस। क्या मापा जाता है, वेट मापा जाता है, किसी वस्तु का भार मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन क्या हो सकता है, एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन क्या हो सकता है, अ रोलिंग बॉल हो सकता है क्या, ए बैलून इन कार, या फिर ए पीलिंग स्टिकी टेप, या फिर नन ऑफ दिस। क्या हो सकता है, एक एनर्जी यानी कि गति जड़त्व का एग्जाम्पल क्या होगा, रोलिंग बॉल। देखिए ध्यान से कि रोलिंग बॉल कैसे होगा, बैलून कार में होगा तो नहीं होगा, पीलिंग स्टिक टिप नहीं होगा, और लास्ट है नन ऑफ दिस, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर होगा ए, रोलिंग बॉल। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो जो मेन स्पेस में रहते हैं वो होगा, या फिर कर्लिंग स्टोन होगा, या फिर सैटेलाइट इन स्पेस होगा, या फिर डस्टिंग बेड विथ ब्रूम। क्या होगा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जाम्पल होगा डस्टिंग बेड विथ ब्रूम, यानी कि डी। इस तरह से हमारा मैंने 20 क्वेश्चंस को आपके सामने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया विथ आंसर, और आई होप सो कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया है।
तो एमसीक्यू को कैसे करना है बस थोड़ा सा ध्यान देना है और ये बहुत इजी से हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे थर्ड चैप्टर से, उसके एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ। तब तक आप और भी एमसीक्यू की तैयारी करिए ताकि फुल मार्क्स इसमें आपके आए, यानी कि जितना होना चाहिए पूरे के पूरे हम लोग उठा लें, ठीक है। तो देख लीजिए ध्यान से क्वेश्चन को और वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखिए और क्वेश्चंस को करिए, ठीक है। चलिए आप लोग फिर से हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप वॉचिंग, अपना ध्यान रखिए और अच्छे से स्टडी करिए, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय।